हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस की जो सीरीज चल रही है, यह आज इसकी फोर्थ वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो तक अपनी क्लासिकल की तीनों अप्रोचेस के अंदर आने वाली थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम न्यू क्लासिकल अप्रोचेस को शुरू कर रहे हैं। इनके अंदर बेसिकली दो थ्योरीज को पढ़ा जाता है, जिसके अंदर वेरियस स्टडीज या अप्रोचेज आती हैं। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी आज हम थ्योरी ले रहे हैं या अप्रोच ले रहे हैं, वो है हमारी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक। तो इससे पहले हम अपनी आज की स्टडी अपना ये सेशन शुरू करें, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फ्यूचर में हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। एंड इवन अपने सभी दोस्तों और बाकी लोगों से इस वीडियो को शेयर करिए टू मोटिवेट अस फॉर मेकिंग न्यू वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये जॉर्ज एल्टन मायो ने दी थी, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1880 में हुआ था। ठीक। 26 दिसंबर 1880 में। इसको डेट्स को मैंने हमेशा बताया कि स्पेसिफिक अच्छी तरह अपने दिमाग में याद रखिए करिए, इनमें कोई गलतियां नहीं होती। और इनके ईयर के ऊपर, मंथ के ऊपर ये जरूर नेट वगैरह में आपको सभी क्वेश्चंस देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। चलिए, तो जॉर्ज एल्टन मायो कौन थे? वॉज एन ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट थे जो ऑस्ट्रेलिया में जिनका जन्म हुआ था। इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे। ये प्रोफेसर थे एट दी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर, एंड इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट थ्योरी। किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। बहुत कीन और बहुत ध्यान से इसको याद करिएगा आप। ठीक है। इन्होंने टाइम बाय टाइम बहुत सारी अपनी बुक्स दी, थ्योरीज को प्रेजेंट किया, जिसके थ्रू हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जानने का मौका मिला। सबसे पहले इन्होंने 1933 में ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये आपने सामने बुक आ रही है, ये बुक इन्होंने सबसे पहले दी। देन इन्होंने 1945 के अंदर सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये दी। देन ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशंस 1949 में ये दी। तो देखिए, आप इन सब के नाम तो जरूर याद करिएगा, और इनकी जो ईयर्स का जो सीक्वेंस है वो इसी सीक्वेंस में जरूर याद करिएगा। कई बार आपको थ्योरीज के नाम दे दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और उनसे सही क्रम में आपको लगाने के दिया जाता है कि पहले कौन सी थ्योरी अकॉर्डिंग टू द ईयर आई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जरूर नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इन बातों पे थोड़ा सा फोकस रख के चलिए। ठीक है। अब जान लेते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी क्या कहती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एल्टन मायो, इनका कहना था दैट मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। क्या कहते थे? बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, लोगों का स्वभाव कैसा है, बिहेवियर कैसा है अपने काम पे, और आपका रिलेशन कैसा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है। तो दिस सिस्टम शुड बी मैनेज टू क्रिएट इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फेक्शन। ये सिस्टम क्यों बनाया गया, ये थ्योरी क्यों डेवलप करी गई? ताकि पहचान सकें और जान सकें कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल को जो जॉब का सेटिस्फेक्शन है वो कैसे क्रिएट करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कैसे एक इंडिविजुअल को हम मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इसके बाद की हम बिहेवियरल थ्योरी पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन के एस्पेक्ट के ऊपर ही काम करती है वो भी। तो आपको सिमिलर बातें उन दोनों में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, या ह्यूमन के एम्प्लॉयज के ऊपर बेस्ड है, आपके मैन पावर के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले जितनी भी या क्लासिकल अप्रोचेस की जितनी थ्योरीज की हमने बात करी थी, सब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, उसकी प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से बात करते थे, बट ये लोग ह्यूमन एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ठीक है। क्या कहना है? Human relation theory focus especially on the individuals नीड एंड रिलेक्टेंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यानी इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जरूरतें हैं, इस पे फोकस करना, और उसका बिहेवियर कैसा है इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन के काम के प्रति और अपने ग्रुप के प्रति। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारा यही फोकस रहना चाहिए कि हर वर्कर अपनी जॉब में सेटिस्फाई फील करे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेहतर काम करके देगा। अगर वो मोटिवेटेड होगा तो वो इनिशिएटिव भी लेगा। ठीक है। इसकी कुछ कोर प्रपोजिशंस आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के, या आप इन्हें फीचर्स के तौर पे भी देख सकते हैं। क्या क्या है? पहला तो ये कि कंप्लीटली लोगों के ऊपर फोकस करती है, ना कि मशीन्स और इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमिक्स और मशीन्स के ऊपर ये फोकस नहीं करती है। किसके ऊपर करती है? फोकस ऑन पीपल, लोगों के ऊपर इसका टोटल कंप्लीट फोकस रहता है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंटेक्स्ट। ठीक।
तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो है ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ये सोशली आपको, खासकर जब हम सोशल या इम्पर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन मोटिवेटिंग पीपल। किस लिए इंपॉर्टेंट है? लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। आप उनके साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी आप उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के प्रति। मोटिवेशन डिपेंड अपॉन द टीम वर्क। किस चीज के ऊपर होता है मोटिवेशन? टीम वर्क के ऊपर डिपेंड होता है। कोऑर्डिनेशन इसके लिए चाहिए आपको, और सबका कॉर्पोरेशन चाहिए हर काम के अंदर। इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी काम के अंदर, ठीक है। Human relations with teams must fulfill both individual and organizational objectives simultaneously। तो ये किस चीज पे फोकस तो ये कर ही रही है पीपल्स के ऊपर, बट इसका मानना ये है कि जब इंडिविजुअल के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी साथ में पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज को पकड़ के चलेंगे तो दूसरी चीज लैग कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही है थ्योरी अभी तक, ठीक। चलिए देखिए क्या था इस थ्योरी को, जैसे जहां से आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये निकल के आई है, ये थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया था यूएसए में, शिकागो शहर के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही आपके ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को जनरेट करा गया। अब वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम कहते हैं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या है? 1927 से लेकर 1932 तक, ठीक है, ये लगभग 5-6 सालों के बीच में जॉर्ज एल्टन मायो और उनके कुछ साथी, जिसमें से एक फ्रिट्स रॉथसबर्गर था, एक टीएन वाइट हेड थे, एक विलियम डिक्सन थे, इन सभी ने मिलके और कुछ अपने एसोसिएट्स के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट करी। जब ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर थे एल्टन मायो, उस वक्त इन्होंने कंडक्ट करी एक एक्सपेरिमेंट को। कहां पर? ध्यान से सुनिएगा, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी एक, उसके अंदर। ये कहाँ थी कंपनी? हॉथरॉन वर्क्स, हॉथरॉन एक जगह है वहां पर थी। कहां पर? शिकागो के पास। शिकागो के पास यूएसए में एक हाथरॉन नाम की एक जगह है, वहां पर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वहां पर इन सभी ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा था, जिसको हम हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन दीज एक्सपेरिमेंट मायो इवेल्युएटेड द एटीट्यूड एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ अ वर्कर इन ऑन द जॉब सिचुएशन। क्या जानना चाहा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? कि जॉब में रहते हुए किसी इंडिविजुअल वर्कर का क्या माइंडसेट होता है, क्या उसके साइकोलॉजिकल रिएक्शंस निकल के आते हैं, क्या बिहेवियर रहता है, क्या एटीट्यूड रहता है पर्टिकुलर वर्क को लेकर और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ये सब बातें यहाँ से एग्जामिन करी गई, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर बहुत सारे, अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए, यानी मेथड्स कह लीजिएगा आप उनको, ठीक है। द स्टडी वॉज एक्सटेंडेड थ्रू द अर्ली 1930s। भाई जैसे मैंने बताया 1927 से लेकर 1932 तक ये इन्होंने अपनी स्टडी को कंडक्ट रखा, ठीक है। और उस वक्त जॉर्ज एल्टन मायो कहाँ पर थे? ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर एक प्रोफेसर थे उस टाइम, ठीक है। द रिजल्ट हाउएवर आइडेंटिफाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस। क्या पता लगा इससे? रिजल्ट ये निकल के आया कि आप ग्रुप परफॉर्मेंस को यहाँ पर पहचान सकते हैं डिफरेंट तरीके के एस्पेक्ट्स, मेथड्स को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं अटेंशन को। द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप परफॉर्मेंस इंप्रूव इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्या कहा गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करी जा सकती है चाहे डिफरेंट एनवायरमेंट के कंडीशंस आपके सामने अराइज हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं और आपकी डिग्रेड हो रही है परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको रहते हुए इंप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। द थ्योरी बिकम नोन एज, क्या किस नाम से जानी गई? हॉथरॉन इफेक्ट के नाम से इसको जाना गया, जिसका फोकस था इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर व्हेन गिवन स्पेशल अटेंशन। क्या? जब आपके वर्कर को स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करी जाती है तो वो बेहतर परफॉर्म करके देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। द स्टडी ऑल्सो एड्रेस अदर मेजर कंसर्न्स। कुछ और अदर मेजर कंसर्न्स के ऊपर में ध्यान दिया गया, जैसे कि इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप जॉब, ठीक। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसी है और ग्रुप जॉब में जब उसको डाला जाता है उसकी परफॉर्मेंस जब कैसे निकल के आती है, ये यहाँ पर देखा गया। दूसरा, वर्कर का मोटिवेशन फैक्टर कैसे काम करता है और कैसे उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तीसरा, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स कैसे रखते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कुछ कंसर्न्स बेस बनाकर करेगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। चल,
तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट मेथड्स को यूज करा गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। वो कौन कौन से थे? पहला इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ये 4 मेथड्स को यूज करके इस हाथरॉन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा गया। तो एक एक करके इनको जल्दी से एक ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट कह लीजिए, आप एनर्जी कह सकते हैं, वैसे लाइट यहाँ पर हम कहेंगे, उन्होंने लाइट वर्ड को यूज करा था। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इल्यूमिनेशन। यानी कि लाइट के रहते हुए, लाइट के होने से आपका आउटपुट क्या निकल के आता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को कंडक्ट करा गया, ठीक है। क्या पता लगा? व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज इंक्रीज, जब इंटेंसिटी बढ़ाई गई, जब उसकी पावर बढ़ाई गई, या फिर लाइट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस करा गया, डाला गया, द आउटपुट भी, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट क्या हुआ, प्रोडक्ट का, प्रोडक्टिविटी का आउटपुट क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो आप जैसे ये उस एक्सपेरिमेंट की है ये, तो जो पिक्चर आपके साइड में आ रही है, आप इसको देखेंगे, यहाँ पर लाइट को बढ़ाया गया उस पर्टिकुलर जगह पे जहां लोग वर्क कर रहे हैं, जहां लेडीज वर्क कर रही हैं, तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा गया उन्हें। इट वाज रिवील्ड दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज नॉट ओनली बाय इंप्रूविंग द वर्किंग एनवायरनमेंट बट आल्सो थ्रू द इनफॉर्मल सोशल रिलेशन अमंग द मेंबर। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट को बेटर करेंगे तभी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोशल रिलेशनशिप पे भी ध्यान देंगे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे भी ध्यान देंगे, तो भी वर्कर्स की एफिशिएंसी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आएगी, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। क्या कहा गया? देखिए इसमें क्या करा गया, 6 गर्ल्स को लिया गया, ठीक है। 6 गर्ल्स को यहाँ पर लिया गया एक्सपेरिमेंट के तौर पे। एक ये होमोजेनियस वर्क ग्रुप ऑफ 6 गर्ल्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। दिस फेज एम्ड एट नोइंग not only the impact of illumination on production but also other factor like length of the working day। पहले वाले में सिर्फ इल्यूमिनेशन या लाइट के ऊपर ध्यान दे के बात करी जाती थी कि प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइट का। बट यहाँ पर देखा गया कि लाइट के साथ साथ अगर हम बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान दें, बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दें, जैसे कि रेस्ट आवर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में आराम करने के लिए उन्हें, या मतलब जो भी ब्रेक टाइमिंग है उनका, या वर्किंग डे की लेंथ कितनी है, 9 से 5 है, 9 से 4 है, 10 से 4 है, ये भी बहुत इफेक्ट डालती है कि एक पर्सन की कैपेसिटी कितनी है पूरे दिन के अंदर काम करने की, ठीक है। अदर फिजिकल कंडीशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए, पानी की व्यवस्था कैसी है, पंखा, बाकी चीजें जो बेसिक नेसेसिटी आजकल आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है काम को परफॉर्म करने के लिए, क्या वो चीजें आप प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इन 6 लड़कियों के ऊपर कंडक्ट करा गया। आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट सामने, उसकी पिक है। These girls were friendly to each other and were asked to work in a very informal atmosphere। तो इन्हें क्या काम करेगा, इनको छोड़ दिया गया उस कमरे में या उस जगह पे, उस एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया गया, और वो लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह फेमिलियर थी, एक दूसरे को जानती थी, फ्रेंडली थी एक दूसरे से लेकर। तो ये पता लगाया गया कि एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, यहाँ सुपरविजन जरूर करा गया रिसर्चर के द्वारा। तो प्रोडक्टिविटी एंड मॉरल इंक्रीज पता लगा कि जब आप इनफॉर्मल होके काम करते हैं तो आप उसके डिफरेंट मेथड्स को ढूंढ लेते हैं, इजी और कन्वीनियंट बना लेते हैं आपस में मिलके। तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपका मॉरल भी बूस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। नेक्स्ट, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसमें क्या क्या हम करा गया, द रिसर्चर इंटरव्यूड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स विद रिगार्ड टू देयर ओपिनियन ऑन वर्क। इसमें इंटरव्यूअर ने क्या काम करा, रिसर्चर ने क्या काम करा, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को लिया और इनके ऊपर रिसर्च करी ऑन दी ओपिनियन, उनकी ओपिनियन जानने के लिए कि काम के प्रति उनकी क्या ओपिनियन है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, और सुपरविजन उन्हें अगर दिया जाए तो वो कैसे उसको अडेप्ट करेंगे। Initially, a direct approach was used whereby interview asked questions considered important by manager and researcher. The researcher observed that the reply of the workmen were guarded. The findings confirmed the importance of social factor। देखिए उनको रिसर्च करा गया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मैनेजर को लेकर, वहाँ की वर्किंग का एफिशिएंसीज को लेकर, जो लोग उन्हें गार्ड कर रहे हैं उनको लेकर। तो जो निकल के आई ना बात, वो ये निकल के आई कि सोशल फैक्टर काम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए। एक ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट कब डेवलप होगा, जब आप डिसेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फोर्थ,
बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें 14 लोगों को लिया गया, है ना, एक ग्रुप लिया गया, उस ग्रुप में 14 लोग थे। द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू स्टडी अ ग्रुप ऑफ वर्कर अंडर द कंडीशन विच वर एज क्लोज एज पॉसिबल टू नॉर्मल। तो ऐसे एक ग्रुप को लिया गया और उन्हें उस कंडीशन में रखा गया जो नॉर्मल है, एक तरीके से मतलब रखा गया कि नॉर्मल के क्लोज पास में, ठीक है। और उसमें 14 वर्कर थे उस ग्रुप के अंदर। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता लगा, द प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ दिस ग्रुप वर कंपेयर्ड विद देयर अर्लियर प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। इसमें एनालाइज करा गया कि पहले वो कितना प्रोडक्शन दे रहे थे, और जब हमने इस ग्रुप को इन सर्टेन कंडीशन में रखा जो क्लोज टू नॉर्मल है, कोशिश करी कि नॉर्मल के पॉसिबल तरीके से लाने की कोशिश करी जाए, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ वो चेंजेस कर रहे थे बीच बीच में, ठीक है। तो उन्हें पता ये देखने के लिए कि भाई पहले इनका प्रोडक्शन का रिकॉर्ड कैसा था और अब कैसा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द ग्रुप इवॉल्व इट्स ओन प्रोडक्शन। तो जब उन लोगों को खुद का छोड़ दिया गया और एनवायरमेंट में काम करने दिया, बस थोड़ा सा एक इनफॉर्मल एनवायरमेंट आपने प्रोवाइड करा, तो ये देखने को मिला कि उनका जो प्रोडक्शन नॉर्म्स थे या प्रोडक्शन के काम करने के उनके तरीके थे, उन लोगों ने सेल्फ डेवलप कर लिए थे, आपस में मिलके सेल्फ डेवलप कर लिए थे। और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके वो क्या कहते हैं जो नॉर्म्स थे वो क्लैश हो रहे थे, जो वर्किंग मेथोडोलॉजी आप कह लें, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति दिए हुए उसको नहीं कर रहे थे, वो खुद ही कर रहे थे, अपने नॉर्म्स बना लिए थे, अपनी ही रेस्ट आवर्स को उन्होंने बना लिया था, अपना ही लोगों को काम का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया था। ये इन्होंने यहाँ पर फाइंड आउट करा, विच वॉज मेड लोअर देन दो सेट बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन यहाँ उन्हें पता लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्शन क्या हुई, लो हुई, क्योंकि आपस में देखिए इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। कुछ लोग अपनी पावर को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे कुछ वर्कर्स के ऊपर, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा था, ठीक है। तो ये चार आपके मेथड्स को यूज करके हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा गया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में ही बताई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर हुआ था, यूएसए शिकागो में एक हॉथरॉन नाम की जगह है, वहां पर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर इसको कंडक्ट करा गया विद जॉर्ज एल्टन मायो अलोंग विद देयर एसोसिएट्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है लास्ट में जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से एक फाइंडिंग्स पे नजर डाल देते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स थे इसके। देखिए, पहला तो यही था कि ग्रुप डायनेमिक्स या फिर सोशल फैक्टर जिनको हम कह लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब की परफॉर्मेंस को, उसके आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा ये जानने को मिला कि ग्रुप के अपने नॉर्म्स हो सकते हैं, अपनी बिलीव्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो इंडिविजुअल वर्क कर सकते हैं और वो प्रोडक्टिविटी दे भी सकते हैं इनके साथ। अगला, एम्प्लॉय प्रेफर, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या चाहेगा, इस फाइंडिंग से जो हमें पता लगा कि भाई उसे एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड चाहिए अपने सुपीरियर का, ठीक। मतलब अगर सीधी बात करें तो उसे अपने ऊपर कंट्रोल या कमांड नहीं चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात करें, ठीक है। आई एम सॉरी, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वो ज्यादा प्रेफर करता है। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा जरूरी है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो एक दूसरे के इश्यूज को ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और वर्क कल्चर को अगर आप प्रोडक्शन एक स्टैंडर्ड को सेट कर देते हैं अपने वर्क प्लेस के अंदर, आपने सेट कर दिया कि इसी तरीके से आपका प्रोडक्शन होना है, डिस्पाइट सेट बाय द मैनेजर्स, ठीक है। अगर दो, देखिए हमने इसमें बात करी ना, एक तो वर्क कल्चर या तो लोगों ने खुद सेट करा है, अपने एम्प्लॉयज ने खुद सेट करा है, एक मैनेजर सेट करके दे रहा है, तो प्रोडक्टिविटी किस में ज्यादा बढ़ेगी। कुछ में एस्पेक्ट निकल के आया कि वर्क कल्चर जहां पर लोग खुद सेट करते हैं वो ज्यादा होता है, वो भी जब जब लोग कम हो, लेकिन जहां लोग ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 14 लास्ट वाले हमने इसमें बैंक वायरिंग टेस्ट रूम वाले में करा, इसमें हमने एक ग्रुप के अंदर 14 लोग रखे और वो 14 एक दूसरे के साथ साथ से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, भले ही उन्हें एनवायरनमेंट इनफॉर्मल के तौर पे एक तरीके से दिया जा रहा था, ठीक है। अगला, एम्प्लॉयर कैन बी मोटिवेटेड बाय दिस साइकोलॉजिकल सोशल बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है फाइनेंशियल तरीके से ही आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसको साइकोलॉजिकल और सोशल तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं। रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से, उसके एटीट्यूड से, ये उनसे जुड़ के। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इकोनॉमिक इंसेंटिव से उसको मोटिवेट करेगा, ठीक। पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, सभी का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट,
प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड विद एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। क्या कहा गया? प्रोडक्टिविटी किससे जुड़ी है? एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो बेहतर वर्क करेगा, बेहतर वर्क करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली देगा ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट, न्यू क्लासिकल थ्योरी किस चीज पे एम्फेसिस करती है? ये आदमी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। इट एम्फेसिस ऑन मैन, अपने मैन पावर, ह्यूमन के ऊपर, ना कि लिविंग मशीन्स के ऊपर। आई एम सॉरी, ना कि अपनी मशीन्स के ऊपर। तो ये आदमी को क्या कहता है? मेरा जो फोकस एरिया है वो मेरा लिविंग मशीन्स है। लिविंग मशीन किसको कहा गया? आदमी को कहा गया, ना कि इनएमिटेट मशीन। ऐसी मशीन नहीं जो रेस्पॉन्सिव ना हो। आई होप आपको फाइंडिंग्स और ये अभी तक जो हमने थ्योरी अपनी कंप्लीट कर ली है इसको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, अगर आपको कोई इश्यू है, डाउट है किसी भी तरह का लेकर, या कोई सजेशन है कि हम किस तरह के वीडियोस और आपके लिए ला सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुंचे और हमें मोटिवेशन हो ऐसी वीडियोस को और बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।